मोस्ट वेलकम न्यू फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजे सर पर। आज का बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है ड्यूसेंस कक्षा 12 के समाज शास्त्र के विद्यार्थियों के लिए। देखिए यहाँ पर हम लोग पहले भाग में अपने यहाँ पर 15 महत्वपूर्ण प्रश्नों की बात की जा चुकी थी पहले ही। अब हम लोग यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं आज के आपने दूसरे सेशन को। हम लोग ड्यूसेंस वीडियो में अंत तक बनी रहेगा। सभी जो प्रश्न है उसमें इस सेशन में बहुत ही महत्वपूर्ण है और यहाँ से प्रश्न जो होंगे आप लोग के बोर्ड एग्जामिनेशन में देखने को मिल सकते हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, बस आप लोगों से यही एक रिक्वेस्ट है। और यदि वीडियो पसंद आएगा तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि अगर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो इसका लाभ जो है आप ही को मिलने वाला है, किसी और को नहीं मिलेगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं आज के इस महत्वपूर्ण सेशन को। देखिए दोस्तों हम लोग का प्रश्न क्या है। प्रश्न जो है हम लोग का ये पहला हम लोग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। पहला ही प्रश्न इसमें जो लिया जाएगा वो केंद्रीय परिवार से रिलेटेड है और इम्पॉर्टेंट है। देखिए प्रश्न जो है आप लोगों का, केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं? केंद्रीय परिवार से आप क्या समझते हैं? देखिए बात हो रही है यहाँ पर केंद्रीय परिवार की। दोस्तों देखिए अगर केंद्रीय परिवार के बारे में लोग अगर बात करें तो देखिए केंद्रीय या नाभिक परिवार के बारे में अगर कहा जाए तो परिवार का देखिए सबसे छोटा रूप है ना। परिवार का मतलब ऐसा रूप जिसमें ऐसा परिवार का रूप जिसमें एक पुरुष, स्त्री तथा उसके आश्रित बच्चे मिलकर बने होते हैं। देखिए ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात है, इसको आप लोग याद रखिएगा। जिसमें क्या होता है, एक पुरुष हो गया, ठीक है, एक स्त्री हो गया और उनके जो आश्रित बच्चे हो गए वो इसमें शामिल किए जाते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे आजकल देख रहे हैं कि नहीं होता है कि एकाकी परिवार की बात होती है, वही चीज़ है कि माता पिता हो गए, उनके बच्चे हो गए, ठीक है ना। ये एक पुरुष, स्त्री और उसके आश्रित बच्चे। और इस प्रकार के परिवार में देखा जाता है अन्य किसी भी प्रकार के रिश्तेदारों को इसमें शामिल नहीं किया जाता है, ठीक है ना। ये बात याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है आप लोग का, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 1। सेंस चलिए बढ़ते हम लोग अब मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज में अब दूसरे प्रश्न की ओर। देखिए प्रश्न इंपॉर्टेंट है बहुत, स्क्रीन पर आप लोग को दिख रहा है। सीधा प्रश्न भी है, कुछ भी ये घुमावदार नहीं है। पूछा गया प्रश्न में क्या है यहाँ पर, एक विवाह किसे कहते हैं? देखिए एक विवाह किसे कहते हैं। एक विवाह का मतलब होता है डिस्टेंस, एक पुरुष का एक स्त्री के साथ वैवाहिक संबंध जो होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक विवाह कहते हैं, ठीक है ना। एक विवाह का मतलब हो गया, सीधा सीधा प्रश्न है आप लोगों का। अगर पूछ देगा अगर अति लघु में तो आप इसको लिख लीजिएगा, ठीक है ना डिस्टेंस। ये इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज चल रही है और सोशलॉजी और सिविक्स के या तो अदर सब्जेक्ट के डिस्टेंस महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज को पाने के लिए आप चैनल जुड़ सकते हैं, जिसका नाम है यूट्यूब चैनल डीजे सर, लोगों के अंदर ज्ञान की पूंगी बजाने वाला डीजे सर, ठीक है डिस्टेंस। तो एक काम जरूर कीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं हम लोग आगे, देखते हैं यहाँ पर प्रश्न संख्या 3 को। प्रश्न संख्या 3 देखिए क्या है हम लोगों का, शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। शिक्षा के 4 उद्देश्य लिखिए। तो लिसन देखिए जाए, शिक्षा जो है वो तो छोटी मोटी तो चीज़ है नहीं, ये एक बहुत बड़े पैमाने की चीज़ है, बहुत व्यापक चीज़ है और इसका प्रभाव भी जो होता है वो बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलता है। देखिए यहाँ पर बात हो रही है हम लोगों की शिक्षा की, तो शिक्षा के बारे में बात किया देखा जाए। देखिए सबसे महत्वपूर्ण जो इसका उद्देश्य होता है ज्ञानार्जन का करना। देखिए ज्ञानार्जन, ज्ञानार्जन का मतलब है किसी चीज़ को सीखना, ज्ञान का अर्जन करना, इकट्ठा करना। उसके बाद क्या होता है, चरित्रिक निर्माण करना, ठीक है दोस्तों। देखिए चरित्र का निर्माण करना, भाई जाहिर सी बात है ऐसा नॉलेज हो जो कि आपकी बिहेवियरल बनाए, ठीक है, सामाजिक बनाए। शिक्षा का ऐसा भी उद्देश्य होता है। जीविकोपार्जन का देखिए उद्देश्य प्रदान करने का जो होता है, जो मुख्य रूप से उद्देश्य होता है वो शिक्षा के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में शामिल किया जाता है। ये आपका प्रश्न संख्या 3 एडिशंस और इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है ना। शारीरिक विकास का उद्देश्य देखिए हो गया, ये तीसरा, ये आपका तीसरा प्रश्न था और इम्पॉर्टेंट है। चलिए महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में बढ़ते हैं हम लोग अब चौथे प्रश्न की ओर। चौथा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है। चौथा हम लोग का प्रश्न डिस्टेंस, राज्य के 4 अनिवार्य कार्य क्या हैं? देखिए किसी भी कार्य के बारे में, अगर किसी भी राज्य के बारे में अगर हम लोग बात करें या किसी भी प्रांत के बारे में बात करें तो उनके अनिवार्य कार्य के बारे में अगर देखा जाए डिस्टेंस, तो देखिए पहली महत्वपूर्ण, ये जो महत्वपूर्ण बातें आती है मुख्य रूप से, देखिए शिक्षा का प्रबंध करना, ठीक है। पहली बात जो निकल कर आती है क्या आता है, शिक्षा का प्रबंध करना। दूसरी महत्वपूर्ण बात आती है डिस्टेंस में, देखिए स्वास्थ्य एवं चिकित्सा का प्रबंध करना। भाई जाहिर सी बात है स्वास्थ्य फैसिलिटी को भी देना जरूरी है, क्योंकि जान रहे हैं कि समय तो हर व्यक्ति क्या है, अगर 5 व्यक्तियों को पता किया जाए तो उनमें 3 से 4 लोग जो होते हैं वो पेशेंट के रूप में ही है, ठीक है ना, कुछ ना कुछ उनको समस्याएं जरूर हैं। देखिए बात किया जाए वृद्ध निरोध तथा अपाहिजों की रक्षा करना, जाहिर सी बात है। देखिए विधवा पेंशन की बात हो गया ना, वृद्धा पेंशन की बात हो गया, विधवा पेंशन की बात हो गया, ऐसे ही जैसे विकलांगों दिव्यांगों के लिए जो बात हो गई, तो उनके लिए जो व्यवस्थाएं वो उपलब्ध कराते रहना, ये भी राज्य का बहुत ही महत्वपूर्ण अनिवार्य कार्यों में गिना जाता है।
और अगर ये देखा जाए तो देखिए यहाँ यातायात तथा संचार के साधनों की व्यवस्था करना है। देखिए ये भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण। चलिए डिस्टेंस हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पर जो बात है ये तो अच्छी बात है, ठीक है, ये तो कर लेना, लेकिन यहाँ यातायात और संचार के साधनों की व्यवस्था को बनाए रखना भी जो है ये क्या है, समाजशास्त्र के, यानी देखा जाए तो राज्य के अनिवार्य कार्यों में ही इसे गिना जाता है, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट संख्या प्रश्न है और प्रश्न संख्या क्या है आप लोगों का 4 है। ड्यूरेशन देखिए सेशन लंबा होगा उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ने वाला है। और बस यहाँ पर ये आप लोग याद रखिएगा कि ये जो प्रश्नों की सीरीज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और लैपटॉप वगैरह थोड़ा प्रॉब्लम होती है हम लोग को भी, कोई बात नहीं, धीरे धीरे जब चलाने आ जाएगा हम लोग को अच्छे से तो बेहतर तरीके से और भी स्पीड हम लोग को मिलेगा। चलिए बढ़ते हम लोग चौथे प्रश्न की ओर। देखिए चौथा हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, राज्य के 4 ऐच्छिक कार्य बताइए। ये तो हम लोग का हो गया। देखिए इस प्रश्न को तो हमने अभी डिसाइड किया, अभी डिस्कशन किया हमने इस प्रश्न में। चलिए बढ़ते हम लोग अब प्रश्न संख्या 5 की ओर, 5 की ओर बढ़ते हैं। राज्य के 4 अनिवार्य कार्य करना। देखिए बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, आंतरिक सुरक्षा एवं सुरक्षा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना। देखिए अगर देखा जाए प्रांत के बारे में बात अगर पूछ दिया जाए, अगर देश के बारे में देखिए पूछ दिया गया यहाँ पर प्रांत राज्य के देखिए अनिवार्य कार्य के बारे में बात किया गया तो जाहिर सी बात है बाहरी आक्रमण से देश की रक्षा करना, आंतरिक शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखना, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, न्याय की व्यवस्था करना। देखिए मुख्य रूप से अगर देखा जाए तो ये राज्य के लिए तो है ही, अगर देश के लिए कहा जाए तो ये और भी बेहतर रहेगा प्रश्न जो हो जाएगा आप लोग का, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का 5वां प्रश्न। अब बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में हम लोग अब 6वें प्रश्न की ओर। देखिए संस्कृति क्या है, प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। संस्कृति क्या है, प्रश्न संख्या 6 जो हम लोग का है, संस्कृति की अवधारणा को स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों संस्कृति जो होता है, संस्कृतिकरण को मैंने बात किया भी है पहले भी, मैं यहाँ पर फिर से आप लोग के साथ डिस्कशन कर रहा हूँ। देखिए संस्कृति क्या है, एक प्रक्रिया है दोस्तों, और ये कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है। संस्कृति में देखिए क्या होता है, मनुष्य समाज के वे सभी चीज़ें आती है जिनमें मनुष्य ने समाज के सदस्य होने के नाते प्राप्त किया है। जाहिर सी बात है इसे व्यक्ति अन्य लोगों से सीखता है और परोक्षता प्रत्यक्ष रूप से दूसरे को क्या करता है, सिखाता है। देखिए समाज में क्या होता है, परोक्ष और प्रत्यक्ष रूप से सीखना और सिखाना, ठीक है। यही प्रक्रिया देखिए एक तरीके से महत्वपूर्ण रूप से जो होती है संस्कृति में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। आप लोग का ये प्रश्न संख्या 6 है और इम्पॉर्टेंट एडिशन सोशलॉजी का ये बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन चल रहा है और इन प्रश्नों को याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा ये इम्पॉर्टेंट है। आए हुए सभी प्रश्न एडिशंस और इनके आने की भी संभावना बनी हुई है। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर। संघर्ष को परिभाषित कीजिए। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न एडिशंस क्या है, संघर्ष को परिभाषित कीजिए। देखिए संघर्ष क्या है, संघर्ष के बारे में देखा जाए स्ट्रगल क्या है। स्ट्रगल को तो आप अच्छे से जानते हैं, हर एक व्यक्ति के जीवन में स्ट्रगल है। स्ट्रगल एक ऐसा प्रयत्न है जिसमें किसी व्यक्ति अथवा व्यक्ति की इच्छाओं का जानबूझकर विरोध किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है अथवा उत्पीड़ित किया जाता है। देखिए जानबूझकर क्या, व्यक्तियों की इच्छाओं का जानबूझकर क्या किया जाता है, विरोध किया जाता है, उन्हें दबाया जाता है अथवा उत्पीड़ित किया जाता है। तो यही एक तरीके से रिलेशन से निकल कर आता है, उसी को हम लोग कहते हैं क्या, स्ट्रगल, ठीक है ना। और ये हर एक व्यक्ति का जो जीवन है वो क्या कहा जाता है, संघर्षों से भरा हुआ है, और संघर्षों से ना भरा रहे तो फिर जाहिर सी बात है कि जीवन का वो भी अपना एक पहलू है, महत्वपूर्ण चीज़ है संघर्ष इंसान को मजबूत बनाता है। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 8वें प्रश्न की ओर। 8वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, समाजशास्त्र का बहुत ही महत्वपूर्ण, संस्कृति और सभ्यता में 4 अंतर लिखिए। संस्कृति और सभ्यता में देखिए क्या अंतर है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। संस्कृति के बारे में अगर बात करें, देखिए संस्कृति सभ्यता से प्राचीन है जबकि सभ्यता का विकास बाद में हुआ है। इसका मतलब जो है संस्कृति देखिए संस्कृति क्या है, वो प्राचीन होती है, पुरानी होती है, जबकि सभ्यता जो है उतनी पुरानी नहीं है। संस्कृति में देखिए सभ्यता बदलती है एक तरीके से देखा जाए तो, कि संस्कृति जो होता है कि संस्कृति क्या साध्य है तो सभ्यता एक साधन है, ठीक है ना। सभ्यता कार्य प्रणाली है, संस्कृति जो है वो एक साध्य होता है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट बात है, दोनों बातें जो है डिस्टेंस दोनों ही महत्वपूर्ण बातें हैं। और संस्कृति जो है देखिए ये सभ्यता आप सुनते हैं ना, सुनते भी आए हैं कि यहाँ आ गया भैया, हाँ यहाँ का ये चीज़ था, वो चीज़ें थी कि यहाँ के सभ्यता देखा, हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो, ये वो ना, वहाँ से भी चीज़ें देखने को मिलती है। देखिए तीसरी जो महत्वपूर्ण बात हो जाएगी, संस्कृति और सभ्यता में अंतर अगर बात की जाए तो सभ्यता को तो निरंतर आगे बढ़ती रहती है, लेकिन संस्कृति जो होती है वो निरंतर रूप से देखा जाए तो आगे नहीं बढ़ती है, एक स्थायी रूप होता है इसका, ठीक है ना। देखिए चौथी महत्वपूर्ण बात क्या हो गई, संस्कृति रूढ़िवादी होती है जबकि सभ्यता जो होती है प्रगतिवादी होती है। सभ्यता में देखिए आवश्यकता अनुसार जो परिवर्तन होता है, चेंजिंग होता है, उसे कर सकते हैं लोग, लेकिन संस्कृति में क्या होता है, रूढ़िवादिता होता है, ठीक है ना। कुछ चीज़ों की जो होती है इसमें कट्टरता की तरह लेके बात किया जाता है। इसमें थोड़ा सा जो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, प्रश्न संख्या 8, तो इसमें 4 पॉइंट याद रखिए। इसमें चारों जो महत्वपूर्ण पॉइंट है
वो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। प्रश्न संख्या, डियर स्टूडेंट्स, इन महत्वपूर्ण प्रश्नों का डिस्कशन जो है आप लोगों के साथ तो हो चुका है। चलिए ये प्रश्न तो खत्म होते हैं यहाँ पर हम लोगों के, और यहाँ पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। 8 प्रश्न तो हो गए आपके। अब चलिए आइए मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ आप लोग को। देखिए लघु उत्तरीय प्रश्नों की सीरीज को, यहाँ पर देखिए डिस्टेंस प्रश्नों की सीरीज को भी जानते रहना बहुत ज़रूरी है आप लोगों के लिए। देखिए समाजशास्त्र का बहुत ही इंपॉर्टेंट ये प्रश्न है। इन प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा आप लोग। प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला प्रश्न क्या, आज नागरिक समाज में संगठनों की क्या प्रासंगिकता है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। दूसरा प्रश्न क्या है, देखिए आधुनिक भारत में सूचना का अधिकार अधिनियम। देखिए सूचना का अधिकार अधिनियम जो है ये बहुत ही पॉपुलर हेडिंग है। इससे रिलेटेड जो प्रश्न है वो नियमित तौर पर आप लोग के परीक्षाओं में जो है पूछा भी जाएगा। आप लोग देखिएगा कोई दिक्कत होगा तो मैं आप लोग के साथ तो डिस्कस लगा हुआ ही हूँ, मैं आप लोग के लिए अवेलेबल करा दूंगा इन सभी चीज़ों पर। देखिए पंथ निरपेक्षीकरण की विशेषताएं को बताइए, ये प्रश्न संख्या हम लोग क्या है, तीसरा है और मोस्ट इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। ठीक है ना। ये सभी के सभी जो प्रश्न मैं आप लोग को डिस्कशन कर रहा हूँ आप लोगों के साथ, ये सभी प्रश्न जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है। देखिए चौथा हम लोग का प्रश्न क्या है, चौथा भी बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आप लोगों का। देखिए भारत में पिछड़े वर्गों की प्रमुख समस्याओं की विवेचना कीजिए। देखिए जो अदर बैकवर्ड कास्ट की बात होती है डिस्टेंस ओबीसी की, तो देखिए पिछड़े वर्ग की देखिए क्या क्या उन प्रमुख समस्याएं उनकी है, उनके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है प्रश्न संख्या 4 में। पांचवा अगर देखा जाए तो देखिए प्रतिवेदन क्या होता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है प्रश्न संख्या 5, प्रतिवेदन क्या है। इन प्रश्नों को देखिएगा जो भी प्रॉब्लम होगा तो मैं आप लोग को सॉल्यूशन भी कराऊंगा, और ऑलरेडी मैंने समाजशास्त्र के बहुत सारे लेक्चर आप लोग के लिए अवेलेबल करा रखे हैं। औद्योगिकरण के भारतीय सामाजिक संरचना पर पड़ने वाले 2 प्रभाव बताइए। औद्योगिकरण जो हुआ था जो इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को आप बहुत अच्छे से जानते हैं, तो उसका देखा जाए तो क्या व्यापक प्रभाव पड़ा, क्या उससे देखा जाए बदलाव देखा गया, इसके बारे में डिस्कशन ये प्रश्न है आप लोगों का ना। चलिए आइए आगे बढ़ते हैं प्रश्नों की सीरीज में। देखते हैं 7वां प्रश्न क्या है। 7वां हम लोग का प्रश्न है, अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है। देखिए अदृश्य हाथ से क्या तात्पर्य है, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का 7वां। 8वां जो है, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, प्रतिष्ठा का प्रतीक क्या है, ये आपका जो है प्रश्न संख्या 8 हो जाएगा, और महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रश्न संख्या 9 की ओर बढ़ रहे हैं। साक्षात्कार पद्धति को समझाइए तथा उनके गुण एवं दोषों को व्याख्या कीजिए। ये थोड़ा बड़ा प्रश्न है और पाठ्य को उधर लीजिए। देखिए ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है, ये आपके एग्जाम में पूछ सकता है इसलिए इस प्रश्न को भी मैंने आज के सेशन में शामिल कर रखा है। ठीक है। चलिए इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखते हैं कुछ और हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं। जो औद्योगिकरण की तो बात हो गई आप लोगों से, ये भी बात हो गई, यहाँ देख रहे हैं। चलिए यहाँ पर 10वें प्रश्न को हम लोग देख रहे हैं। 10वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, हित समूह या दबाव समूह को परिभाषित कीजिए। देखिए दबाव समूह का जो डिफिनेशन था वो अति लघु में हर बार पूछा गया है, बार का ये प्रश्न है। तो दबाव समूह को परिभाषित कीजिए, किस प्रकार प्रकारशील लोकतंत्र का अभिन्न अंग है, चर्चा कीजिए। ये बात हो जाएगा तब तो थोड़ा बड़ा प्रश्न हो जाएगा। 11वां प्रश्न देखिए क्या है, कृषक एवं नव किसान आंदोलन के मध्य अंतर को स्पष्ट कीजिए ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न, दलित से आप क्या समझते हैं, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, दलित से आप क्या समझते हैं। ठीक है ना। ये देखिए मैंने इसके बारे में अच्छे से बात भी आप लोगों के साथ कर रखा है, और इस प्रश्न को एक बार आप लोग अच्छे से देख भी लीजिएगा। ठीक है ना। और जो है और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें और भी हैं, आप लोग डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जब जाएंगे तो मिल जाएंगी चीज़ें वहाँ से डिस्कशंस, तो उसको भी देखते चलिए, और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी बिल्कुल करते चलिए, तभी आप लोग के लिए और बेहतर आनंद आएगा करने में जो वर्क है आप लोग के लिए। और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों की सीरीज को देखिए, ग्रामीण और नगरीय समाज में अंतर को स्पष्ट कीजिए। ग्रामीण और नगरीय समाज में क्या अंतर है, ये भी देखिए बहुत पॉपुलर है। किसी का भी अंतर होता है डिस्कशन तो वो ऑटोमेटिकली जो प्रश्न होता है मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाता है। वजह है उसके पीछे, क्योंकि अंतर आप याद तैयार करते हैं तो दोनों प्रश्न तैयार होता है। 14वें प्रश्न को देखते हैं, उदारीकरण ने रोजगार के प्रतिमानों को किस प्रकार प्रभावित किया। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। रोजगार बेरोजगार कितनी महत्वपूर्ण टॉपिक है ये, यहाँ से प्रश्न बनना स्वाभाविक है। 15वां हम लोग का प्रश्न है, दिव्यांगों के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। देखिए सरकार ने तो बहुत सी योजनाएं लागू की, बहुत सी व्यवस्थाएं लागू की, लेकिन कितनी व्यवस्थाओं का कितने लोगों तक लाभ पहुंच पाता है ये तो बता पाना बड़ा दुर्लभ चीज़ है, बहुत कठिन चीज़ है ये, लेकिन फिर भी आप लोगों को यहाँ पर देना है, इसके बारे में बताना है, डिस्कशन करना है। 16वां जो प्रश्न है, सामाजिक आंदोलनों के सिद्धांतों पर प्रकाश डालिए। देखिए सामाजिक आंदोलनों के जो प्रमुख सिद्धांत थे, किस सिद्धांत पर जो थे वो सामाजिक आंदोलन जो होते थे वो कार्य करते थे, इसके बारे में लोग को डिस्कशन करना है। प्रश्न संख्या देखिए 17 के एडिशंस, भारतीय लोकतंत्र में राजनीतिक दल और हित समूह का महत्व बताइए। देखिए राजनीतिक दल जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देखा जाए तो सिविक्स की दृष्टिकोण से भी और सोशलॉजी की दृष्टिकोण से भी, दोनों ही पर सेटों में देखा जाए तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है।
नारी आंदोलन से समाज पर क्या प्रभाव पड़ा है, स्पष्ट कीजिए। बहुत ही पॉपुलर क्वेश्चन है। ये प्रश्न संख्या जो आप लोगों का कौन है, 18वां है, ठीक है ना। चलिए डिस्कशन हम लोग आगे बढ़ते हैं महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज में। अब थोड़ा सा हम लोग डिस्कशन करें और अन्य प्रश्नों को, ठीक है ना। ये प्रश्न हम लोग के बीच में आ गए, तो इन प्रश्नों के बारे में बात करना भी बहुत जरूरी है आप लोगों से। इन प्रश्नों को देखिएगा आप लोग, मैंने बहुत से सारे प्रश्न जो है हल भी करा रखे हैं और मैं इन सभी प्रश्नों को करा भी दूंगा, कोई बिल्कुल टेंशन लेने वाली बात आप लोग के लिए नहीं है। जनजाति कल्याण के लिए किए गए सरकारी प्रयासों की विवेचना कीजिए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। जनजाति कल्याण के लिए जो सरकारी प्रयास किए जा रहे हैं वो कौन कौन से। 20वां प्रश्न हम लोग का, विश्व भारतीय चेतना ने कब जन्म लिया। 21वां हम लोग का प्रश्न हो जाएगा, भारत में जनसंख्या वृद्धि के प्रभाव का मूल्यांकन कीजिए। बहुत ही वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये देखिए, जनसंख्या वृद्धि से रिलेटेड जो प्रश्न है वो आपके एग्जाम में ना पूछा जाए ऐसा तो पॉसिबल नहीं है मेरे अकॉर्डिंग। अगर देखा जाए तो सिविक्स में भी अगर बात करें, मतलब पार्टिकुलरली देखा जाए तो देखिए, अगर जनसंख्या वृद्धि एक ऐसा टॉपिक है कि अगर इसको आप तैयार करते हैं ना तो निबंध में काम हो जाएगा, हिंदी में काम कर जाएगा, इंग्लिश में काम कर जाएगा, समाज शास्त्र में, नागरिक शास्त्र में, या तो एसएसटी की बात होगी। तो ऐसे बहुत से टॉपिक होंगे जहां पर कि ये जनसंख्या वृद्धि की जो बात होगी ये काम दे सकती है। तो इसलिए डिस्कशन मैं बता रहा हूँ कि इन प्रश्नों को एक बार अच्छे से आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए 22वां प्रश्न क्या है आप लोगों का, थोड़ा बड़ा बड़ा प्रश्न है ये। ग्रामीणों की आवाज को सामने लाने में 73वां संविधान संशोधन अत्यंत महत्वपूर्ण है। ये कैसे महत्वपूर्ण है इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। देखिए 73वां संविधान संशोधन की बात हो रही है। 73वां संविधान संशोधन जो है बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और ये क्या है, इस पर क्या बातें की गई, कौन कौन सी चीज़ों को शामिल किया गया 73वें संविधान संशोधन में, ताकि देखा जाए तो ये ग्रामीणों के किस प्रकार से मदद किया इसने ना। ये इंपॉर्टेंट है डिस्कशन। पंचायती राज की देखिए बात होती है कहीं ना कहीं से घूम फिर कर इसमें। देखिए प्रश्न संख्या 23 क्या है, भूमि हदबंदी अधिनियम क्या था। भूमि हदबंदी अधिनियम के बारे में डिस्कशन अच्छे से आप लोगों के साथ डिस्कशन पहले ही कर रखा है और इसी पीडीएफ में मैंने किया हुआ है। 24वां देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, जो इससे पहले मैंने सेशन दिया हुआ था। 24वां हम लोग का प्रश्न है, टेलरिज्म व्यवस्था का वर्णन कीजिए। टेलरिज्म व्यवस्था क्या होती है इसके बारे में जो है हमने सोशलॉजी में हम लोग को डिस्कशन करना है, ठीक है डिस्कशन। देखिए ये हम लोग का प्रश्न कुछ और आ रहा है, महत्वपूर्ण प्रश्न ये सभी हैं, सभी के सभी जो प्रश्न एडिशंस एक से बढ़कर एक हैं। लेकिन आप लोग भी थोड़ा सा इस चैनल को भी एक से बढ़कर एक चैनलों में शामिल कर एडिशंस। उसके लिए आप लोग को बस कुछ नहीं करना है, इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने क्लासमेट पर शेयर करना है और 950 690 285 नाम का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ से नंबर आप लोग को एक मिलेगा, उस पर जाके बस मैसेज डालिए। जितना मेरे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा ये इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं पीडीएफ भी आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा। उसी नंबर से यदि आप मैसेज करते हैं तो वो भी बिल्कुल फ्री में है। बस इस चैनल के हेल्प ग्रुप में आप कुछ करना चाहते हैं तो इसे फटाफट अपने क्लासमेट पर शेयर जरूर कीजिए। देखिए बात हो रही है यहाँ पर जन्म दर और मृत्यु दर क्या है। देखिए जन्म दर और मृत्यु दर भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है। देखिए ग्राफिकल रूप से इनका व्याख्या करने के लिए पूछता है। जन्म दर के बारे में अगर बात किया जाए, मृत्यु दर के बारे में बात, इन दोनों ही टॉपिकों को, जन्म दर देखिए हो गया, मृत्यु दर हो गया ना। कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है, क्यों। ये बात है यहाँ पर डिस्कशन, इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, थोड़ा अंदर जाकर हम लोग को बात करनी है। दूसरा देखिए हम लोग का प्रश्न क्या है, मातृवंशी परिवार से आप क्या समझते हैं। मातृवंशी परिवार, देखिए मातृवंशी पितृवंशी ना, मातृवंशी पितृवंशी में ये क्या होता है, परिवार क्या होता है, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। ये आपका प्रश्न संख्या हो जाएगा। दीर्घ उत्तरी का ऐसा प्रश्न है, दीर्घ उत्तरी का भी मैं बात कर ले रहा हूँ इस सेशन में, ठीक है ना। बिल्कुल भी आप लोग इन प्रश्नों को एकदम अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। देखिए याद रखिएगा दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज है ये, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज है। देखिए दीर्घ उत्तरी प्रश्नों की सीरीज है ये। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 की ओर। सामाजिक स्तरीकरण किसे कहते हैं, इसकी प्रमुख विशेषताएं बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोगों का। प्रश्न संख्या 4 देखिए क्या है, सांप्रदायिकता निवारण के लिए। देखिए सांप्रदायिकता बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है डिस्कशन, और इससे रिलेटेड जो प्रश्न होता है वो नियमित तौर पर आपके एग्जाम में जो है पूछा गया है और आगे भी पूछा जाएगा सांप्रदायिकता के बारे में। तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको देख लीजिएगा आप लोग अच्छे से। प्रश्न संख्या 5 को देखते हैं, परिवार द्वारा किए जाने वाले कार्यों का संक्षेप में वर्णन कीजिए। परिवार के द्वारा किए जाने वाले कार्य डिस्कशन 1-2 तो है नहीं, बहुत ज़्यादा हैं, तो आप अपने आंसर के अकॉर्डिंग जितना आप लोग को देना रहेगा आंसर उसके अकॉर्डिंग आप लोग लिखिएगा। चलिए देखते हैं 6वें प्रश्न को, दीर्घोत्तरी का ऐसे ही प्रश्न है डिस्कशन। दीर्घोत्तरी के प्रश्नों की मैं सीरीज आप लोग को उपलब्ध करा रहा हूँ। ये देखिए बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जाति विषमता को दूर करने के लिए अपनाई गई कुछ नीतियों का वर्णन कीजिए, ठीक है ना। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। और प्रश्न संख्या 7 देखिए क्या है, भारत में दहेज व्यवस्था का दहेज व्यवस्था, दहेज का तो हालत देखा जाए तो अभी हालत खराब ही है। तो भारत में देखा जाए तो दहेज व्यवस्था की वजह से भी जानते हैं इसके परिणाम क्या क्या हैं, क्या क्या व्यवस्थाएं गड़बड़ाई हुई हैं। 8वां हम लोग का प्रश्न देखिए, जो है महिला एम्पावरमेंट पर है, महिला सशक्तिकरण पर है।
स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए किए गए कुछ प्रयासों का अवैध विस्तृत वर्णन कीजिए। ठीक है दोस्तों, इसके बारे में बात करना है हम लोग को। ये जो है क्या है, कैसे है, किस प्रकार से जो महिला सशक्तिकरण को, किस प्रकार से महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया सकता है, इसके बारे में हम लोग को देखिए यहाँ पर डिस्कशन करना है। इस प्रश्न में था ना, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न था। देखिए माल्थस जो समाजशास्त्री थे एडिसन्स बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर रहेंगे, इनसे रिलेटेड प्रश्न भी पूछता है आप लोगों का हमेशा। माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत की विवेचना कीजिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 10वां प्रश्न देखिए क्या है, सामाजिक परिवर्तन में भारतीय संविधान की भूमिका की विवेचना कीजिए। 11वां प्रश्न देखिए हम लोग क्या है, औद्योगिकरण और नगरीकरण का परस्पर संबंध क्या है। देखिए बात हो रही है यहाँ पर औद्योगिकरण और नगरीकरण, और ये किस प्रकार से एक दूसरे के पूरक हैं और कैसे एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, इसके बारे में हम लोग को डिस्कशन करना है। और ये प्रश्न भी जो डिस्कशन आप लोग का है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्नों में एक है। ठीक है ना। देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन में अंतर स्पष्ट कीजिए। सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन किस प्रकार से होते हैं, कैसे होते हैं, क्यों जरूरी है, ये इसके बारे में हम लोग को बात करना है। 13वां हम लोग का देखिए प्रश्न क्या है, भारत में भूमि सुधारों का संक्षिप्त में विवेचना की। देखिए भूमि सुधारों के बारे में हम लोग को बात करना है ना। 14वें प्रश्न की हम लोग बढ़ते हैं। देखिए 14वां हम लोग का प्रश्न क्या है, कृषक समाज पर पड़ने वाले हरित क्रांति का प्रभाव। देखिए हरित क्रांति एक ऐसा टॉपिक है जो आपका समाज शास्त्र के साथ साथ ये सिविक्स के लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, नागरिक शास्त्र के लिए भी, और वहाँ पर भी ये प्रश्न जो है देखिए आप लोग को मिल सकता है। तो इसको पूरा देखते चलिएगा डिस्टेंस, इसको पूरा देख लीजिएगा। और समाज शास्त्र के बारे में मैंने बहुत अच्छे से पूरा डिटेल में बात कर रखा है बहुत पहले ही। ठीक ना। 15वां प्रश्न देख रहे हैं आप लोग का पंचायती राज से है, और 16वां प्रश्न देख रहे हैं सांस्कृतिक विविधता से हैं। और दोनों ही जो प्रश्न है डिस्टेंस, दोनों ही अपने आप में जो है वो लगाने वाले प्रश्न हैं, अथवा में अगर पूछ दिया जाए दोनों तो समझ लीजिए आप लोग को लाभ मिल जाएगा एक ना। देखिए 17वां आपका प्रश्न हो गया, सामाजिक सुरक्षा किसे कहते हैं, सामाजिक आंदोलन को परिभाषित कीजिए, भारत की जनसंख्या निधि पर प्रकाश डालिए। तो इस प्रकार देखिए प्रश्न है 20वां, 21वां और 22वां प्रश्न भी आप देख रहे हैं। मैं इन प्रश्नों का जो सीरीज है वो आप लोग को अवेलेबल करा दूंगा। 20, 21, 22 का तो प्रश्नों का डिस्कशन किया जा चुका है पहले ही आप लोगों से। चलिए आइए हम लोग क्लासों को देखते हैं फिर से। भूमिका किसे कहते हैं। देखिए भूमिका क्या होता है, भूमिका क्या होता है, भूमिका के बारे में अगर बात करें हम लोग तो भूमिका क्या होता है। देखिए सामान्य रूप से अगर देखा जाए तो व्यक्ति द्वारा अपनी परिस्थितियों के अनुसार की जाने वाली क्रियाएं या व्यवहार को ही हम भूमिका कहते हैं। भूमिका का मतलब देखा जाता है जैसे किसी कोई अगर पर्टिकुलर मूवी हो गया तो उसमें किसी का क्या रोल है, अगर फैमिली परिवार के सदस्य हैं तो किसका क्या रोल है। जैसे हम लोग कैबिनेट मंत्री की बात कर रहे हैं तो कोई कहा जाता है कि रक्षा मंत्री हैं, किसी को कहा जाता है वित्त मंत्री हैं, किसी को कहा जाता है ये प्रधानमंत्री हैं, किसी को कहा जाता है ये गृह मंत्री हैं। तो ये क्या है, इनकी भूमिकाएं हैं। तो अपने अपने तरीके से जो उनको पद मिला है, जो व्यवस्थाएं मिली हैं, उसका वो अपने सही तरीके से क्रियाकलाप को जब आगे बढ़ाते हैं तो डिस्टेंस वो कहीं ना कहीं से भूमिका ही कहलाता है। शिक्षा के विभिन्न उद्देश्यों का उल्लेख किया है। देखिए डिस्टेंस शिक्षा का तो एक दो उद्देश्य नहीं है, ज्ञान अर्जन करना। देखिए ज्ञान अर्जन करना बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है। अगर बात करें हम लोग आगे देखिए तो चैत्य निर्माण करना भाई जाहिर सी बात है, जीविकोपार्जन की व्यवस्था करना। जीविकोपार्जन का मतलब हो गया कि ऐसा शिक्षा मिले आप लोग को जिससे कि आप जी खा भी सकें, पता चला हालत खराब हो गई वैसे ही। संपूर्ण विकास हो व्यक्ति का, किसी का जो व्यक्तिगत रूप से, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, आंतरिक रूप से पूरा क्या हो, सर्वांगीण विकास हो। सामाजिक व्यक्ति के विकास में ये सहायता प्रदान करता है शिक्षा। देखिए हो गया सांस्कृतिक तौर पर भी बहुत ज़रूरी है शिक्षा, ठीक है, ताकि हम लोग अपनी संस्कृतियों को भी जानते रहेंगे। शारीरिक विकास और उनकी बात होती है, व्यक्तित्व और सामाजिक उद्देश्यों में समन्वय का उद्देश्य जो प्रदान करने का काम होता है, ये भी कहीं ना कहीं से शिक्षा का ही उद्देश्य है। ठीक है, तो शिक्षा एक देखा जाए तो कोई छोटी मोटी चीज़ नहीं है, अपने आप में बहुत ही व्यापक चीज़ है। ठीक है, और इसका उद्देश्य भी जाहिर सी बात है उसी अकॉर्डिंग जो होगा इसका उद्देश्य भी क्या हो जाएगा, वो भी उद्देश्य भी इसका क्या हो जाएगा, बहुत ही अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाएगा। संस्कृति और सभ्यता का देखिए अंतर क्या था, अभी मैंने ऊपर बात किया था डिस्कशन आप लोगों से। संस्कृति सभ्यता में क्या अंतर था, ये हो चुका है। राज्यों के तत्वों का वर्णन कीजिए। देखिए डिस्कशन अगर कोई राज्य होते हैं तो उनके प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो तत्व कौन कौन से होते हैं। देखिए जनसंख्या क्या होती है उनकी, भाई जाहिर सी राज्यों के तत्वों में अगर देखा जाए तो जनसंख्या तो जरूर होती है। उनका एक निश्चित क्या होता है, भूभाग होता है। जैसे हम लोग कहते हैं कि नहीं भैया फलाने का इतना क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, जैसे कहा गया भारत का क्षेत्रफल हो गया। वैसे ही राज्य सरकार का भी देखते हैं हम लोग, सरकार कोई ना कोई इसको क्या करता है, केंद्रीय सरकार, राज्य सरकार जो व्यवस्थाएं हैं, अगर एकात्मक सरकार है, लोकतांत्रिक सरकार है, तो कोई ना कोई इसको चला रहा है, प्रभुसत्ता है, ही जाहिर सी बात है। और उसका एक स्थायी क्या होता है, जो भी राज्य होता है उसका एक स्थायी क्या होता है, स्वरूप होता है। ठीक है डिस्टेंस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग का। प्रश्न संख्या 8 अति लघु में आप लोग का पूछ सकता है डिस्टेंस, इसलिए इस प्रश्न को छोड़िएगा मत, देख लीजिएगा इसको अच्छे से। तो इस तरीके से हम लोग का पूरा पेपर जो होता है वो डिस्कशन हुआ। ठीक है डिस्टेंस,
तो आज का महत्वपूर्ण सेशन आपको कैसा लगा इसके बारे में कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और जो मेरा नंबर बता रखा है डिस्क्रिप्शन पर मैसेज करेंगे तो मैं आपका ये PDF जो है मैं आप लोगों को फ्री में उपलब्ध करा दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।